नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। जनहित में आप सभी का स्वागत है। बारिश और फिर तेज गर्मी के बाद फिर बारिश, इस तरह के मौसम और तापमान में बार बार हो रहे परिवर्तन के कारण कई तरह की बीमारियों के बढ़ने का जोखिम बना हुआ है। फिलहाल इस मौसम में सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। थोड़ी सी लापरवाही कई प्रकार की बीमारियों के जोखिम को बढ़ाने वाली हो सकती है। इन दिनों दो प्रकार की बीमारियों के मामले सबसे अधिक देखे जा रहे हैं। पहला, दूषित भोजन पानी के कारण होने वाली समस्याएं, और दूसरा मच्छर जनित बीमारियां। ये दोनों ही स्थितियां कई मामलों में आपके लिए दिक्कतों को बढ़ाने वाली हैं। अस्पतालों में वायरल फीवर, मच्छरों से पनपने वाली बीमारियां, मलेरिया, डेंगू के साथ आई फ्लू के मरीजों की भरमार है। देखिए रिपोर्ट। मौसम और तापमान में बार बार हो रहे परिवर्तन के कारण मौसम जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। इन दिनों वायरल फीवर, डायरिया के मरीज बढ़े हैं, तो वहीं मलेरिया और डेंगू ने भी पांव पसारना शुरू कर दिए हैं। अस्पतालों में जहां वायरल फीवर, डायरिया के बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं, तो वहीं आई फ्लू के मरीजों की भरमार है। इन दिनों संक्रमण के चलते शरीर के सबसे नाजुक अंग आंखों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, यानी आंखें बीमार हो रही हैं। इसको लेकर लोग परेशान हैं। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है। हालांकि सावधानी बरत कर आप संक्रमण से बच सकते हैं। जरा सोचिए, जिन आंखों से आप पूरी दुनिया देखते हो, अगर यही आंखें तकलीफ में आ जाएं तो आपको कैसा महसूस होगा। ये बरसात का मौसम स्वास्थ्य के लिहाज से दुश्वारियों भरा होता है। इसे बीमारियों का मौसम भी कहा जा सकता है। ये मौसम चारों तरफ हरियाली के साथ कई तरह की बीमारियों को भी लेकर आता है। आपको बता दें, बरसात में तापमान गिरने और नमी की वजह से बैक्टीरिया और एलर्जी बढ़ने लगती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, सभी लोगों को इस मौसम में सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपकी थोड़ी सी लापरवाही कई प्रकार की बीमारियों के जोखिम को बढ़ाने वाली हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, मानसून के दिनों में हर साल स्वास्थ्य क्षेत्र पर बड़ा दबाव देखा जा रहा है। पहला, दूषित भोजन पानी के कारण होने वाली समस्याएं, और दूसरा, मच्छर जनित बीमारियां। ये दोनों ही स्थितियां कई मामलों में आपके लिए दिक्कतों को बढ़ाने वाली हो सकती है। सभी लोगों को इन बीमारियों से बचाव करते रहने की आवश्यकता है। नम वातावरण, बरसात के कारण होने वाली गंदगी और तापमान में परिवर्तन के कारण इस मौसम को बैक्टीरिया, वायरस के बढ़ने के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। इसी वजह से फूड पॉइजनिंग, पेट में संक्रमण के साथ पाचन से संबंधित कई बीमारियां बढ़ने लगती हैं। दूसरी तरफ बरसात के कारण हुए जल जमाव मच्छरों के प्रजनन के लिए काफी उपयुक्त होते हैं, जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया का खतरा रहता है। हर साल इन बीमारियों के हजारों मरीज सामने आते हैं। टाइफाइड भी ऐसी ही दूषित जल जनित बीमारी है, जिसमें बुखार के साथ पसीना आने, सिर दर्द, शरीर दर्द और पेट दर्द शुरू हो सकता है। टाइफाइड बिना ढके या खराब खाना खाने और दूषित पानी पीने से होता है। इसी प्रकार दूषित पानी, भोजन के कारण डायरिया, पेट में संक्रमण, उल्टी, दस्त के मरीज भी हर साल काफी बढ़ जाते हैं। बरसात के दिनों में जरूरी है कि विशेष रूप से अलर्ट रहे। भोजन पानी की साफ सफाई, स्वच्छ रख रखाव का ख्याल रखें। फलों सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर ही सेवन करें। अधपका या बासी भोजन बिल्कुल ना करें, इससे सबसे ज्यादा खतरा होता है। इसके अलावा मच्छरों से बचाव के लिए भी साफ सफाई की जरूरत होती है। साफ सफाई बहुत आवश्यक है। पानी का जमाव ना होने दें। किसी खाली बर्तन, कूलर, गमले में पानी को समय समय पर खाली करते रहें। मच्छरों से बचाव के लिए पूरी आस्तीन के कपड़े पहने और रात में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। ये कुछ बातों का ध्यान रखकर आप मानसून में होने वाली बीमारियों से बचे रह सकते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो बारिश के बाद अब कहीं ना कहीं लोगों को बीमारियों ने जकड़ लिया है। अगर हम बात करें तो लोगों को वायरल फीवर बहुत तेज़ी से हो रहा है, आई फ्लू बहुत तेज़ी से फैल रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो डायरिया, स्किन रोग जैसे बहुत सारे बीमारियां हैं जो लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि अपने आप को कैसे बचाएं, अपना रख रखाव कैसे करें, साथ ही साथ हम कैसे खुद को इन बीमारियों से बचा सकते हैं, क्या हमें डाइट लेनी चाहिए, किस तरीके से हमें मच्छरों से खुद को बचाना है। इन तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे।
टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। डॉक्टर अशांक कैरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अध्यक्ष हैं आईएपी उत्तराखंड से। बहुत बहुत स्वागत है अशांक जी आपका। और आपसे मैं जानना चाहूँगी, बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा बीमारियां लोगों को होती हैं, लोग बीमार होने लगते हैं और उसका कहीं ना कहीं ये असर देखने को मिलता है कि घर में एक सदस्य भी बीमार होता है तो धीरे धीरे देखते हैं वायरल फीवर बहुत तेज़ी से लोगों को आपस में घर में ही फैलना शुरू हो जाता है। और अभी आई फ्लू का कहर बहुत तेज़ी से देखने को मिल रहा है। जी देखिए, आई फ्लू पिछले कुछ दिनों से बहुत ही तेजी से बढ़ा है और आई फ्लू इस बार जो हो रहा है वो थोड़ा सा पिछली पहले या हमेशा जैसे ये होता है उससे काफी डिफरेंट है। आई फ्लू इस बार जो हो रहा है, एक तो वो बहुत ज्यादा सीवियर हो रहा है, जिसको ब्लडी कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। आंख में ऐसा लगता है कि बिल्कुल खून उतर रहा है। और दूसरा वो जैसे जनरली एक दो दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि कई बार कई दिन भी लग रहे हैं इसको ठीक होने में। तो आई फ्लू से बचाव के लिए सबसे अच्छी चीज ये है, कई बार लोगों में भ्रांतियां होती हैं कि किसी को आंख आई हुई है तो उसकी आंख में देखने से आई फ्लू फैल जाएगा। तो आई फ्लू जो फैलता है उसके फैलने का कारण आंख की तरफ देखना नहीं, बल्कि जैसे जिसकी आंख में वो फ्लू हो रहा है वो उसकी बॉडी को टच करना, यानी कि उसके जो आंख के सिक्रीशंस है वो कहीं भी लगे हुए हैं उनको टच करके हमारी आंखों तक पहुंच जाए। तो बेसिकली इसका जो बचाव का जो रास्ता है वो यही है कि हम सैनिटाइजर का प्रयोग करें। चश्मे का प्रयोग जनरली इसलिए किया जाता है कि जो व्यक्ति आई फ्लू से संक्रमित है वो अगर अपनी आंख को हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो चश्मा बीच में आ जाएगा और वो अपने कहीं ना कहीं सिक्रीशंस हाथ तक नहीं ले पाएगा और फिर वो हाथ किसी दूसरे या किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं लगा पाएगा और औरों को फैलने से बचाव। ठीक है अशंक जी, वापस आते हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। राज श्रीवास्तव देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज बहुत बहुत स्वागत है और अपनी बात रख सकते हैं आप। हेलो जी सर, ये मेरे फेस पे आज से 10 से 12-15 दिन हो गए। मेरे फेस पे लेफ्ट और राइट साइड में बड़े बड़े दाने निकले हुए हैं, रेड रेड, और वो ठीक नहीं हो रहा काफी दिनों से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अशंक जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर? क्वेश्चन रिपीट कर पाएंगे? अशंक जी उन्होंने कहा है कि उनके फेस पे राइट और लेफ्ट साइड पे बड़े बड़े दाने निकल रहे हैं। अच्छा, देखिए सिर्फ फेस पे दाने निकल रहे हैं और राइट और लेफ्ट साइड पे निकल रहे हैं तो ये कोई ऐसी फैलने वाली बीमारी का संकेत तो है नहीं। तो ये कुछ दाने स्किन की प्रॉब्लम जैसे कि पस भरे दाने हो सकते हैं। तो इनके ट्रीटमेंट के लिए वो इसको तो उनको अगर ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहे हैं तो स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उनमें पस हो सकती है या स्किन से संबंधित। ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है जो उनको किसी और से लगी हो या कोई वायरल हो। हमारे साथ एक और दर्शक है सिंपल द्विवेदी जी। सिंपल जी बहुत बहुत स्वागत है और अपनी बात रख सकते हैं आप। सर ऐसा है कि मेरा एक 12 साल का बेटा है, उसको आई फ्लू हुआ है अभी 2 दिन पहले। तो बता दीजिए कि मतलब क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़े, क्योंकि अभी एग्जाम भी चल रहे हैं। अशंक जी हाँ देखिए मैम, इसमें क्या है, मैंने अभी बताया था कि जो आपकी बेटी है वो और किसी को घर में ये आई फ्लू ना फैला पाए, उसके लिए हमें क्या करना है कि घर में आपको सब लोगों को सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। और जो बेटी है उसको आप चश्मे का प्रयोग करने को कहें, बार बार आंखों को हाथ में लगाए, जिससे उसका चश्मा उसको बचाएगा आंख में हाथ लगाने से। और जो भी बाकी लोग उसके संपर्क में आ रहे हैं वो जब भी उसके पास रहते हैं तो बार बार अपने हाथ सैनिटाइजर से साफ करें। यही इसका सबसे बड़ा बचाव का वो हो सकता है। और कुछ समय के लिए अगर बच्ची थोड़ी आइसोलेट रह सकती है जब तक उसको आंख आ रही है अलग रूम में, तो ज्यादा अच्छा रहे। एग्जाम आ चुके हैं तो एग्जाम को लेकर भी वो कह रहे हैं कि एग्जाम्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हम देखिए इसमें एग्जाम तो वो दे पाएंगे, लेकिन थोड़ा उनको अपना दर्द और इस चीज की जलन को कम करने के लिए आंख में इसके लिए कुछ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स आती हैं जो आई स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का सेवन करना होगा 1-1 घंटे में। और उनको एंटी एलर्जिक लेनी होगी, जैसे कि एक सेट्राजिन एंटी एलर्जिक आती है वो भी ले सकते हैं। और बुखार और दर्द की गोली आती है जैसे आइब्यूपेरा, वो दिन में 2 बार ले सकते हैं।
और ये जो ड्रॉप्स हैं एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स, इनको एक एक घंटे में दो दो बूंदे वो डालते रहे, तो 2-3 दिन में ये ठीक होने की उस पे आ जाता है। और दर्द की और एंटी एलर्जिक लेने से थोड़ा सा ये परेशानी कम हो जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सिंपल जी कॉल करने के लिए। राजीव कक्कर जी का रुख करते हैं। राजीव जी, बहुत सारे इस समय बीमारियां बरसात के टाइम पे देखने को मिल रही हैं, लोगों को बहुत सारी बीमारियों से जूझना पड़ रहा है, चाहे वो आई फ्लू हो, वायरल फीवर हो, स्टमक इन्फेक्शन हो। मैंने भी देखा कि स्टमक इन्फेक्शन के बड़े सारे केसेस इस बीच देखने को मिल रहे हैं, चेस्ट इन्फेक्शन के बड़े सारे केसेस आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय जो मौसम बदलता है बरसात के समय, कुछ चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। एक तो इन्फेक्शन रेट बहुत बढ़ जाता है, वायरल इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाते हैं। उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और उसके अलावा ये हम लोग नहीं भूल सकते हैं कि इस सीजन में एलर्जीज भी बहुत बढ़ जाती हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आइस के इन्फेक्शन हो जाता है, आइस बहुत कॉमन है। उसके अलावा आइस के लिए कंजक्टिवाइटिस के अलावा हम लोग के वायरल इन्फेक्शंस के अलावा उसके सुपर रिलेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं और एलर्जीज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि बरसात के समय जब भी मौसम बदलता है तो इस तरह की चीजें काफी बढ़ जाती है। पेट के इन्फेक्शन, क्योंकि जहाँ पानी जमा होता है वहाँ कीड़े मकोड़े होते हैं, उनसे खाने की चीजों में आते हैं और हम लोग को गैस्ट्रोएंटेराइटिस या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम काफी बढ़ जाती है। तो वायरल इन्फेक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। मौसम के द्वारा हम लोग के जो चेंजेस होते हैं, अभी हम लोग को बहुत एकदम से बरसात होती है, टेम्परेचर वेरिएशन होता है, एकदम से गर्मी के समय होता है और हम लोग एसी भी नहीं बंद कर पाते और गर्मी में रह भी नहीं पाते हैं। जो टेम्परेचर वेरिएशन है, इस तरह के जो स्पेशली वो लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जो बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, या जिनको इम्यूनोसप्रेसेंट जो दवाइयां चल रही हैं जिससे इम्यूनिटी कम होती है, ये लोग ज्यादा प्रोन होते हैं। तो इनको विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो इसलिए इस सीजन में पेट के ही इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, चेस्ट की संबंधित बीमारियां और एलर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है राजीव जी, वापस आएंगे आप सभी के पास और बता दें आपको कि लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपके कोई भी राय हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आशा जी, देखिए हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे इन्फेक्शंस का जिक्र हम कर रहे हैं कि बहुत सारे इन्फेक्शंस बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। सबसे पहले तो बरसात में कौन कौन से इन्फेक्शंस फैलते हैं, मैं चाहूँगी कि ज़रा वो भी दर्शक क्योंकि अवगत हो और किस किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ताकि वो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कर सके। देखिए, दो तरह के मोटे मोटे इन्फेक्शन आप समझ लीजिए। एक तो जो इन्फेक्शंस जो हैं खाने और पीने की चीज़ों से फैलते हैं, दूषित खाना और पीने से। और दूसरे तरह के इन्फेक्शंस आप समझ लीजिए जो किसी वेक्टर यानी कि जैसे मॉस्किटो बॉर्न। तो ये दोनों ही कारण ये है कि ये सीज़न ऐसा है कि अभी यहाँ पे हमारे जितने भी अगर आप देखें एरिया है हमारे प्रदेश का, उसमें जो जल भराव की समस्या बहुत है क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अच्छा नहीं है हमारे एरियाज का। तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा ना होने के कारण प्रॉब्लम ये है कि जल भराव रहता है, जल भराव के कारण मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। तो मच्छरों के कारण जो है कुछ डिजीजेस, जैसे आपने भी डिस्कस किया था, चिकनगुनिया और डेंगू, ये अपने पांव पसारते हैं। मलेरिया आजकल कम हो गया है, पिछले 2-3 साल में मलेरिया का प्रकोप थोड़ा कम है और इन दोनों बीमारियों ने अपने पैर ज्यादा पसारे हैं। इसके अलावा जो फूड बॉर्न इन्फेक्शंस है, फूड एंड वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस, उसमें टाइफाइड एक बीमारी है, वायरल हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो दूषित खाना और दूषित पेय पदार्थ लेने से फैलती हैं ये बीमारियां। और उसके अलावा वायरल फीवर और जैसे वायरल कंजक्टिवाइटिस की भी बात चल रही थी, ये बहुत तेजी से फैलते हैं। और मौसम चेंज होने के कारण जो है खांसी, निमोनिया, चेस्ट इन्फेक्शंस, इनकी समस्या और अस्थमा, ये बीमारियां हैं जो कुल मिला के इस मौसम में फैलती। बिल्कुल। हमारे साथ राजीव कक्कर जी भी है। राजीव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हम सुन रहे हैं जी। राजीव जी, देखिए हम यहाँ पर अलग अलग इन्फेक्शंस का डिस्कशन कर रहे हैं। चेस्ट इन्फेक्शन भी आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों को हो रहा है, उससे लोगों को प्रिकॉशन के लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, चेस्ट इन्फेक्शन जो हो रहा है उससे सबसे, जैसे कि अभी हम लोगों ने कुछ इन्फेक्शन हुए थे उस समय हम लोगों ने बात करी थी, जो चेस्ट के इन्फेक्शन होते हैं वो एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में खांसी के द्वारा
एयरबॉर्न इन्फेक्शन होते हैं, तो ये जरूरी कि जो किसी को वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है उसके लिए जरूरी है कि वो अपने मुंह पे कपड़ा रखें, मास्क का उपयोग करें। किसी भी जगह जाने के पहले, ये कहीं बाहर जा रहा है तो वहां से आने के बाद में हाथ अच्छे से साबुन से धोएं। जो वही नॉर्म्स जो कोविड के पीरियड पे हम लोगों ने नॉर्म्स को फॉलो करा था, उनको नॉर्म्स को अगर हम लोग करते हैं तो चेस्ट इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। दूसरा, इस सीजन में जैसा कि हमने कहा, जो सीओपीडी के पेशेंट होते हैं जिनको सांस के संबंधित बीमारियां होती हैं, वो भी चीजें बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेट होती हैं। जिनको वायरल इन्फेक्शन, अक्सर आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जिनको वायरल इन्फेक्शन होता है उनको भी इस समय ये चेस्ट के इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन के बाद में जो एयरवेज हैं ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं और सांस का अटैक हो जाता है, सीओपीडी के अटैक हो जाते हैं। तो इन पेशेंट्स को, और जो उनको इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हैं जिनकी बॉडी रेजिस्टेंस कम है, उनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो इस समय वायरल फीवर है, ये भी हम देख रहे हैं कि फैमिली में एक किसी मेंबर को होता है तो दूसरे मेंबर को भी होना शुरू हो जाता है। तो ये कैसे होता है? और क्योंकि इसकी वजह से कई बार क्या होता है, अगर मदर को है और बच्चा छोटा है और उसको फिर इसी तरीके से ये प्रॉब्लम होने लगती है, तो बच्चे के साथ फीवर का इश्यू जो होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जी, वायरल फीवर, देखिए वायरल फीवर जैसे आप सब जानते हैं, ये कोरोना एक तरह का वायरल फीवर था। तो ज्यादातर वायरल फीवर का जो मोड ऑफ स्प्रेड होता है वो हवा से ही फैलता है। तो ये एक एयरबॉर्न इन्फेक्शन होते हैं ज्यादातर, जो कि वायरस जो है जो ट्रेवल करता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, यानी कि हमारे सांस या छींक या खांसी से हवा में फैलता है और दूसरे तक पहुंचता है। और दूसरा रूट भी हो सकता है इसका ट्रांसमिशन का, वायरल फीवर का, और वो कभी कभी फूड बॉर्न या पेय पदार्थ पीने से भी हो सकता है, जैसे वायरल हेपेटाइटिस। तो वायरल इन्फेक्शन ज्यादातर तो ये हवा से ही फैलते हैं। और जैसे आपने बात की मदर से चाइल्ड में, ये बहुत बड़ी एक मदर्स की ना वो रहती है। जब भी मरीज हमारे पास भी आते हैं, ज्यादातर बच्चों के डॉक्टर्स के पास, तो यही होता है कि मदर्स को ऐसा लगता है कि शायद इस समय मैं बीमार हूँ, तो अगर मैं अपने बच्चे को दूध पिलाऊंगी तो शायद मेरे बच्चे को जो है बीमारी हो जाएगी, जो कि सोचना बिल्कुल पूरी तरह गलत है। और माँ का दूध बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। और आजकल ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी चल रहा है, तो इसमें सभी मदर्स को ये सजग रहना है कि उनके दूध पिलाने से ये नहीं फैलेगा। उनके, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर वो वायरल फीवर से ग्रस्त हैं, तो जब भी वो अपने बच्चे के करीब जाएं वो मास्क पहने और मास्क पहन के उसको हैंडल करें, उसको गोद में लें, उसको दूध पिलाएं, उसका कपड़े चेंज करें। दूध ना पिलाने से ना फैले ऐसा नहीं होगा। अपने आप को बच्चे के पास जाते वक्त अपने मुंह पे मास्क रखने से बच्चे का बचाव। तो ये सबसे बड़े बचाव का तरीका है वायरल फीवर जो हो रहे हैं उनमें। दूसरा बचाव का तरीका है सैनिटाइजर यूज करना, अपने हाथ खाने पीने से पहले अच्छी तरह धोना। और जैसे ये जो फूड बॉर्न इन्फेक्शन है, ये हमेशा हम जो भी कोई चीज ऐसी खाएंगे जो ठंडी होगी, ऐसे मौसम में हम जब भी कभी बाहर जाते हैं तो हमें ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए जो ठंडी होती हैं। जैसे कोई जूस हो गया, गन्ने का रस हो गया, या ठंडी चीजें जो अवेलेबल होती है मार्केट में। ठंडी चीजों में बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। अगर हम कोई गर्म चीज खाएं मार्केट में, गर्म होने के कारण बैक्टीरिया मर जाते हैं उसमें। तो गर्म चीजें हम खा सकते हैं, ठंडी चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। जनहित में आज हम बात कर रहे हैं बारिश से होने वाली बीमारियों की। बारिश और फिर तेज गर्मी के बाद और फिर बारिश, इस तरह के मौसम और तापमान में बार बार जिस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं, जो कि बीमारियों बढ़ाने का एक जोखिम जो है वो लोगों के ऊपर बना हुआ है। फिलहाल इस मौसम में सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। थोड़ी सी लापरवाही कई प्रकार की बीमारियों के जोखिम को बढ़ाने वाली हो सकती है। इन दिनों दो प्रकार की बीमारियों के मामले सबसे अधिक देखे जा रहे हैं। पहला वो जो कि दूषित भोजन पानी के कारण होने वाली समस्याएं हैं, और दूसरा मच्छर जनित बीमारियां। ये दोनों ही स्थितियां कई मामलों में आपके लिए दिक्कतों को बढ़ाने वाली है। लेकिन आप चिंता मत करिए, हमारे साथ डॉक्टर का एक पैनल बैठा हुआ है और हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम बचा सकते हैं खुद को, कैसे हम बचाव कर सकते हैं ऐसी बीमारियों से, हमें क्या कुछ करना चाहिए, हमें क्या कुछ नहीं करना चाहिए। हम इसी पर डिस्कस कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मैं यहाँ पर राजीव जी आपका रुख करना चाहूँगी कि जिस तरीके से अलग अलग डिसीज़ हो रही हैं या अलग अलग बीमारियाँ इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम अभी आपने देखा कि लोगों को सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है? देखिए, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा है, हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एक तो इन्फेक्शंस,
वो इन्फेक्शन अगर हम बात करें तो पेट से संबंधित बीमारियां, फेफड़े से संबंधित बीमारियां और एलर्जीज़, ये सारी चीज़ें जो हम लोग की होती है, ज़्यादातर चीज़ें कंटामिनेशन से होती है, चाहे वो फूड पॉइजनिंग हो, चाहे वो एयरबॉर्न इन्फेक्शन हो, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी पे ड्रॉपलेट्स के, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ड्रॉपलेट के द्वारा एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलता हुआ है। और स्पेशली वो लोग जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, उनको इस तरह की ज़्यादा बीमारियां होती हैं। अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जो वेरुलेंट जो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो या कोई और चीज़ हो, उसकी कितनी मात्रा है, कितना वो वेरुलेंट है, कितना आपको इन्फेक्ट कर सकता है, और जिस आदमी को इन्फेक्शन हो रहा है उसकी बॉडी का रेजिस्टेंस यानी उसकी प्रतिरोधक क्षमता कितनी है। वो लोग, जैसा कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनकी लाइफ स्टाइल कम है, जो सारे दिन बैठे हुए रहते हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, डायबिटिक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, जिनको कैंसर से संबंधित बीमारियां या वो दवाइयों का उपयोग हो रहा है जिसकी उनकी इम्यूनिटी कम है, बुज़ुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, ये लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं किसी इन्फेक्शन के लिए। लेकिन अगर कोई स्वस्थ पुरुष है और उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, वो ज़्यादातर ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे वो लगातार किसी चीज़ से एक्सपोज हो रहा है, उनको भी इस तरह की बीमारियाँ होती हैं। और विशेषकर जो एज़मेटिक हैं, जो COPD के पेशेंट हैं, जिनकी लोकल इम्यूनिटी यानी कि सांस के द्वारा इनको इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इनको भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि OPD में जो केसेस बढ़ रहे हैं वो वायरल इन्फेक्शन के बढ़ रहे हैं, लूज़ मोशन, वॉमिटिंग के बढ़ रहे हैं, और उनको जो वायरल इन्फेक्शन हो रहा है इनको भी इस तरह का हो रहा है कि एकदम से ICU में एडमिशन्स हो रहे हैं और उनको वेंटिलेट करने की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो एक ये प्रकोप जो कि मौसम बदलने के साथ में हो रहा है, ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। और इस बार जैसे देखा गया है कि या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सडनली बरसात आ जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है। हम लोग ज़्यादातर लोग बैठे हुए हैं, AC को भी में बैठते हैं, कूलर में बैठते हैं और सडनली धूप में आ जाते हैं। जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो भी हमारी इम्यूनिटी पर इफ़ेक्ट करता है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता पे फ़र्क पड़ता है और हम लोग तुरंत बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल, हम आगे इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ दर्शक जुट गए हैं, उसके बाद अशंक जी आपके पास आऊंगी मैं। गिरीश है कानपुर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका गिरीश जी, और अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। डॉक्टर लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन अपना अनुभव ये है कि जो हमारी भोजन व्यवस्था है, हमारे पुरानी भोजन व्यवस्था है, उसको हमने अस्वीकार कर दिया है। और चटर पटर वाली व्यवस्था जो आजकल अंग्रेजों की चलाई हुई है उसको हमने स्वीकार कर लिया है। तो सरकार इस ओर ध्यान दे। ये मेमोज और चाटे और पकौड़े जो जगह जगह बिक रहे हैं, इन पे क्या साफ सफाई है? लोग खाते हैं, बच्चे बीमार होते हैं। और गिरीश जी, इस जगह पर भी क्या सरकार ही ध्यान देगी? सारे काम क्या अब सरकार का ही जिम्मा है? कुछ आप भी तो करिए, आप भी तो कोई मुहिम छेड़िए। तो आप इसको अगर संभालना चाहते, डॉक्टर पोर्टेबल जो है आई के स्पेशलिस्ट को मोहल्ले मोहल्ले गाड़ियों से भेजे, वहां जाके दवा लिख दें, बच्चों को आराम हो जाए। और ये हर जगह आंखों के डॉक्टर हैं नहीं हर जगह, तो लोग परेशान हैं। इसलिए मोबाइल व्हीकल बना करके लोगों का इलाज कराने की व्यवस्था आंखों के लिए सरकार करा दे। बाकी भोजन व्यवस्था अगर अपनी सुधार ले आदमी, तो काफी कुछ बीमारियों से वो लड़ सकता है और काफी कुछ वो बच सकता है। और जब तक ये भोजन व्यवस्था नहीं सुधारे। शुक्रिया आपका गिरीश जी कॉल करने के लिए। गौरव हमारे साथ एक दर्शक उन्नाव से जुड़ चुके हैं। गौरव जी बहुत बहुत स्वागत है और अपनी बात रख सकते हैं आप। जी, मेरी आंख लाल है और सूजी हुई है, दर्द होता है। निसंदेह आपको आई फ्लू हो गया। हम डॉक्टर से जरा इस पर बात करते हैं। आशंक जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, आई फ्लू के लक्षण सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि जरा दर्शकों को बताएं कि आई फ्लू है या कुछ, कई बार क्या होता है कि ऐसे ही आंख लाल हो जाती है या आप ज्यादा पानी में होते हैं तो उसकी वजह से भी आंख लाल हो जाती है। तो आई फ्लू का जो बेसिक अगर हम बात करें तो क्या उसके लक्षण है? अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है, क्या हो रहा है जी, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, इस समय क्या हो रहा है कि हल्का सा भी आंख लाल हो जाए किसी कारण, किसी को जुकाम हो जाए तो आंख से पानी आने लगे तो लोग उसको आई फ्लू समझ बैठते हैं कई बार, जो गलत है। और छोटे बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनमें तो ये बहुत कॉमन है कि आंख से पानी आना और आंख में थोड़ा सा कचरा जमा होना, तो उसको एकदम आई फ्लू समझ लेते हैं उनके पेरेंट्स। तो ये चीज, इसके लक्षण ये है कि अगर आपको आई फ्लू है, सबसे पहला उसका बेसिक जो नेसेसरी चीज चाहिए जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि हाँ ये आई फ्लू ही हो सकता है, जो आंख का जो सफेद हिस्सा होता है जिसको कंजंक्टिवा बोलते हैं। हमारी आंख के अंदर दो हिस्से होते हैं, काला हिस्सा जिसको कॉर्निया बोलते हैं, एक सफेद हिस्सा जिसको कंजंक्टिवा। जो सफेद हिस्सा है
वो लाल दिखने लगता है। अगर वो सफेद हिस्सा में लाल दिखने लगे, सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है। उसके साथ आंख से पानी आ सकता है, उसके साथ आंख में थोड़ा कचरा आ सकता है, आंख में ये सब चीजें साथ में हो सकती हैं। लेकिन जब तक वो हिस्सा लाल है ही नहीं, तो उसको आप कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू नहीं कह सकते। दूसरी चीज, जनरली इसके साथ जो है आंख में पेन होता है, जनरली आंख में जो है जलन होती है और पेन होता है। तो ये उसके लक्षण है। आप कुछ किसी भी चीज पे देर तक कंसंट्रेट करने में मुश्किल होती है, पानी आने लगता है। आप अपना रूटीन काम करने के लिए अगर कुछ देर देखते रहे किसी चीज को, या कुछ काम करने के लिए जो है आंखों का पर जोर डालें, तो एकदम आंख में दर्द होने लगता है, तो रूटीन काम करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इसके लक्षण है। तो बचाव तो हम डिस्कस कर चुके थे। इसका इलाज जो है वो यही है कि देखिए, सबसे अच्छा तो ये है कि अगर आपके एरिया में आई स्पेशलिस्ट है तो आप उनसे जरूर मिलें और उनसे ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करें। जो आजकल आई फ्लू हो रहा है वो थोड़ा सा खराब वाला भी हो रहा है, जैसा मैंने कहा, ब्लडी कंजंक्टिवाइटिस जिसको बोल रहे हैं, जो कई दिनों तक चल रहा है और नॉर्मल ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो इसलिए आई स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट लेना बेटर है। लेकिन अगर आपके एरिया में या आप किसी रिमोट एरिया में है, आपका एक्सेस नहीं है और आप नहीं दिखा पाएंगे, तो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स आती हैं, कई सारी वेराइटीज आती हैं, जैसे मॉक्सीफ्लॉक्स आई ड्रॉप भी होती है उसमें। वो आप 2-2 बूंदे अपनी आंख में, दोनों आंख में डाल सकते हैं 1-1 घंटे के अंतर पे, और अपनी आंखों को चश्मे का प्रयोग करें, धूप से बचाएं। जो बुखार की या पेन की जो दवा होती है उसको दिन में 2 बार प्रयोग करें, और एंटी एलर्जिक आती है जैसे सेट्रिजिन, उसको दिन में 1 या 2 बार लें, तो इससे ये ठीक होने की तरफ जाएगा। लेकिन अगर 1-2 दिन में आपको कोई रिस्पॉन्स ना दिखाई दे, तो चाहे आप रिमोट एरिया में रहे या कहीं, आई स्पेशलिस्ट को जरूर। ठीक है, लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई राय या प्रश्न हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। राजीव जी, बड़ी सारी बीमारियां आजकल हम देख रहे हैं कि कोरोना से अटैच्ड बताई जा रही हैं, कि जिनको कोविड हुआ उसके बाद कई ऐसे लोग हैं कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और डॉक्टर भी ये बात कहते हैं कि नहीं, ये कहीं ना कहीं कोविड के इफेक्ट है जो उस टाइम हुए थे, और वो धीरे धीरे निकल कर सामने आ रहे हैं। चाहे वो जिस तरीके से लोगों का आई साइट वीक होने का, कुछ लोगों का ऐसा प्रॉब्लम है जिसको कोविड से जोड़ा जा रहा है, बाल झड़ना, या फिर इम्यूनिटी जो है उसको वो वीक होना, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। तो ये क्या संभव है? बिल्कुल सही कहा। एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं कोविड के बाद में, जिसको हम लोग लॉन्ग कोविड कहते हैं। लॉन्ग कोविड यानी कि कोविड तो ख़त्म हो गया, वायरल ख़त्म हो गया, लेकिन उसका इफ़ेक्ट हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट अंगों के ऊपर पड़ता है, स्पेशली उन लोगों के ऊपर जिनका फेफड़ा उस समय 20 या 25% से ज़्यादा इन्वॉल्व है, जिनकी इम्यूनिटी कम है। अगर लंग तो ठीक हो गया, इन्फेक्शन तो ख़त्म हो गया, जैसे कोई भी जगह अगर वो हील करती है तो वहाँ पे फाइब्रोसिस होती है। अगर 25% से ज़्यादा लंग इन्वॉल्व है, 50% है, 75% है, तो इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद में लंग कंप्रोमाइज़ हो जाता है, उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, स्टिफ लंग हो जाता है, और उसको ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है। ज़रा सी दूर चलने पर उसको परेशानी होने लगती है। जो कोविड ने इफ़ेक्ट करा वो 2-3 तरह से हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट करता है। या तो फेफड़े में इन्वॉल्वमेंट करता है, दूसरा ब्लड की कोगुलेबिलिटी बढ़ जाती है, ब्लड क्लॉट डिफरेंट ऑर्गन्स में जा कर के जम जाते हैं। अक्सर हमने देखा हुआ है कि अक्सर अभी भी हम लोगों ने देखा है, जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो ठीक तो हो गए हैं, जिम में भी जाने लगे हैं, लेकिन एक्सरसाइज के बाद में सडनली वो कोलैप्स हो गए हैं। उनके हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा, आर्टरीज में छोटे छोटे थक्के जमे हुए हैं। जब आप चलते हैं, मूव करते हैं, तो वो थक्के बॉडी के जिस ऑर्गन में जाते हैं, चाहे वो ऑर्गन अगर आइज़ है तो आइज़ के ऊपर जो ब्लड वेसल सप्लाई है वो बहुत पतली होती है। अगर वो ब्लॉक हो जाती है तो उसमें विज़न के ऊपर इफेक्ट होता है। अगर किडनी में हो जाता है तो किडनी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। लंग में इफेक्ट होता है तो लंग कंप्रोमाइज़ होता है। यानी बॉडी के जिस ऑर्गन में जहाँ ब्लड सप्लाई है, अगर वहाँ पर वो कंप्रोमाइज़ हो गया है तो वो ऑर्गन इफेक्ट करता है। उसके अलावा हम लोग जो मसल एग्जॉस्ट हो जाती हैं, हमारे मसल्स की टोन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, हम लोग के स्टेमिना कम होता जा रहा है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोविड के बाद में हम लोग को आलसी बना दिया है। लाइफ एक यू टर्न पे चली गई है। होम पे बैठ करके वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है। जो बच्चे हैं उनको एक लगातार कंप्यूटर में बैठ कर उनको क्लास में वर्क मिलने लगा है। वो सारे दिन कंप्यूटर में बैठे रहते हैं, लगातार झुके रहते हैं। बच्चों की एक्टिविटी ख़त्म हो गई है। अगर हम ऑफिस जाते थे दिन में उठ करके कहीं थोड़ा बहुत तो चलते तो थे, अब टीवी में बैठे रहते हैं, कंप्यूटर में बैठे रहते हैं, बैठे बैठे खाते रहते हैं। ओबेसिटी बढ़ गई है। तो ओबेसिटी रिलेटेड, लाइफ स्टाइल रिलेटेड हम लोगों की प्रॉब्लम बढ़ गई है।
रात भर हम लोग बैठ करके, पहले हम लोग टीवी पिक्चर्स जाते थे, 2 घंटे की पिक्चर होती थी, ख़त्म हो जाती थी। अब हम लोग नेटफ्लिक्स में बड़ी बड़ी सीरियल देखते हैं जो 6-8 घंटे, और वो इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि एक बार में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और रात भर बैठ के खाते हैं और टीवी देखते रहते हैं। नहीं हमारी नींद पूरी होती है, और ज़्यादा खाना या जंक फूड लेने से हमारी ओबेसिटी रिलेटेड और या लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं। ठीक है आशंक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, डायरिया भी इस समय बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो उसके लक्षण तो हमें पता है, लेकिन उसके प्रिकॉशंस क्या है, मैं चाहूँगी कि आप ज़रा बताएं। देखिए, प्रिकॉशंस वही है, फूड बॉर्न डिजीज है, फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज है, तो हमें पेय पदार्थ और इस तरह की चीज़ें जो है, जैसे मैंने पहले भी बोला, हमें जो पानी पीने वाला पानी है घर के अंदर, वो अगर हमारे घर में वाटर फिल्टर है या हमारे घर में कोई वाटर प्यूरिफायर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे घर में वाटर प्यूरिफायर या वाटर फिल्टर नहीं है, तो चाहे हमारे पास म्युनिसिपैलिटी का पानी आ रहा है या ग्राउंड वाटर आ रहा है, कोई भी पानी को हमें पहले उबालना है और उबाल के फिर ठंडा करके पीना है। तो उबालना सबसे अच्छा तरीका है वाटर प्यूरिफायर या वाटर उसके एब्सेंस में, फिल्टर के एब्सेंस में, और इससे आधी बीमारी तो इससे ही दूर हो सकती है। दूसरा, घर की बनी हुई जब हम चीजें का इस्तेमाल करते हैं तो बीमारियां होने की आशंका कम है। हमें हमेशा हाथ धो के, ये जो बात है कि अपने हाथ धो के ही हमें खाना खाना है हमेशा, और हर बार हमें हाथ धोने हैं। तीसरी चीज़ है कि अगर हम घर से बाहर कुछ खा रहे हैं तो पानी तो या तो हम अपने घर से लेकर चले, नहीं तो हम बॉटल्ड वाटर या बिल्कुल कहीं से वाटर प्यूरिफायर का ही पानी पिए। और खाने की चीज़ों में हम अवॉइड करें कि अगर अनपैकेज्ड फूड है, जो पैकेज नहीं है, जो फ्रेश बना हुआ बाहर का जो स्ट्रीट फूड हम जिसको बोलते हैं या होटल का फूड, वो हम गर्म चीज़ें ही लें, ठंडी चीज़ें हम ना लें। जब भी हम कोई ठंडी चीज़ लेंगे उसमें बैक्टीरिया को इस चीज़ की हमेशा रिस्क रहेगा, तो उससे हमेशा हम डिजीज फैल सकता है। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो सलाद अवॉइड करें, ऐसी चीज़ें जो ठंडी हैं जैसे कि जूसेस, दही वगैरह, ये चीज़ें अवॉइड करें। गरम फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो चीज़ गरम है अभी, उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता, उसको हम बिल्कुल। अक्षय जी, मैं वापस आऊँगी आपके पास। राजीव जी, देखिए जिस तरीके से बीमारियां बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, मैं लगातार बच्चों का डिस्कशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि ये फूड आप नहीं खा सकते या बरसात में नहीं खा सकते, क्यों नहीं खा सकते, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल होते हैं, और फिर घर वाले उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि इन सवालों के कौन जवाब दे। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि बच्चों के साथ इस समय हम देख रहे हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उनको इन्फेक्शन हो रहा है, स्टमक में इन्फेक्शन हो रहा है जो कि बहुत सीवियर है मुझे लगता है। वायरल फीवर उनको बहुत तेज़ी से हो रहा है, और मैं बच्चों का जिक्र बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस बीच मैंने कानपुर में भी बहुत सारे केसेस देखे जो वायरल फीवर के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये ऐसा क्यों, बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो हम लोग के जो लाइफ स्टाइल है, जैसे बच्चों की भी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गई है। जो हम लोग उनको जंक फूड के लिए कहते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं हम लोग कहते हैं हमारा बच्चा तो, अक्सर आपने पेरेंट्स को सुना होगा कि हमारा बच्चा तो हरी साग सब्जी नहीं खाता है, हमेशा वो चिप्स खाता है, पेटीज खाता है। तो हमें ये ध्यान रखने की चीज़ है कि उनकी जो टेस्ट की बड को हम लोग जो रिकंडीशन कर चुके होते हैं वो बचपन से ही करते हैं। उनको शुरू में ही, अगर वो बच्चा रोता है तो हम लोग मोबाइल फ़ोन उसको बचपन में ही पकड़ा देते हैं। खाना नहीं खाता है या कोई चीज़ नहीं खाता है, बेटा ये कर लो तो हम तुम्हें चॉकलेट देंगे, चॉकलेट डे शुरू हो गया है। हम लोग ज़्यादातर जंक फूड के ऊपर उसको शुरू में देते हैं। उनकी टेस्ट बड होता है, उनका स्वाद, बच्चा पैदा होते ही उनको हम लोग खुद से उनको जंक फूड की आदत डलवा देते हैं। बच्चे को बैठे बैठे टीवी देखते हुए हम लोग उनको खाने के लिए प्रमोट करते हैं। कितनी बार हुआ है कि आप टेबल में बैठ करके आप बच्चे के साथ में टाइम दीजिए और उनके साथ बैठ के खाना खाइए। आप भी हरी सब्जी खाएंगे तो वो भी खाएगा, आप रोटी खाएंगे तो वो भी खाएगा, अगर उसको शेक का शौक़ है तो वो लेगा। लेकिन हम लोग सारी चीज़ें वही देते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होता है, जिसमें कलर्स होते हैं, एक्सपायरी होती है। तो बच्चों की एक हैबिट, हम खुद ही उनकी एक हैबिट डाल देते हैं कि हाँ अब इनको इसी चीज़ का शौक़ है, इनको यही है। अगर हम खुद इस बात का ध्यान रखें, उनके साथ कुछ थोड़ा सा खेलें, उनकी इम्यूनिटी होने दें। बच्चों में ओबेसिटी होने लगी, कभी आपने अब से 20-25 साल पहले सुना था कि बच्चों में ही ओबेसिटी होती थी? एंड पेरेंट्स को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि हमारा बच्चा गोल मटोल है यानी हेल्दी है।
ये कंसेप्ट जो पेरेंट्स का है, उनको कभी अपना बच्चा मोटा नहीं लगता है। वो जो खाता है वो ज़्यादा खाना उसकी हेल्थ की निशानी मानते हैं। वो अगर जिद करता है तो हम लोग कहते हैं कि बेटा उनको दे दो। तो सारी चीज़ें हम ही लोग उनको हैबिट करते हैं। कितने बच्चे आजकल स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं, अगर उनको पूछते हैं कि आपको क्या पसंद है तो वो अपने कुछ गेम जो इंडोर गेम्स होते हैं वो ये कह देते हैं कि हाँ हमें वीडियो गेम पसंद है। कितने लोग कहते हैं कि हम टेनिस खेलने जाते हैं, हमें क्रिकेट पसंद है। क्रिकेट का तो फिर भी शौक है। इंडिविजुअल गेम्स कितने लोग खेलते हैं। तो बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं। हर बच्चे को पेरेंट्स इतने ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि उनको अगर 99% नंबर लाना है, बेटा ये करना है, तो हम ही लोग उनको इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं कि अगर आपका बच्चा टॉपर हो भी जाएगा तो आपको क्या लगता है कि टॉप आने से वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा। हम लोग क्यों बच्चों का बचपना छीन रहे हैं। हम लोग उनको इस डायरेक्शन में भेज रहे हैं जहाँ पे उनकी हेल्थ भी ख़राब है, उनका हैप्पीनेस ख़त्म हो गई। केवल हम लोग एक कॉम्पिटिटिव लाइफ में उनको उस दौड़ में शामिल कर दें जिसका अंत हमें खुद भी नहीं मालूम है। उनकी हेल्थ ख़राब है, उनकी इम्यूनिटी ख़राब है, उनकी हैबिट्स ख़राब है। इसकी यही कारण है आजकल बच्चों में इन्फेक्शंस, उनसे लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम अब से 20 साल पहले हम लोग को नहीं मालूम था बच्चों में भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। जी बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पर अशंग रंज भी है। अशंग जी, मलेरिया और डेंगू में क्या डिफरेंस है? देखिए, दोनों ही मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं। मलेरिया जो डेंगू का मच्छर है जनरली वो स्टैग्नेंट पानी में ही रहता है, स्टैग्नेंट और साफ पानी में, जबकि मलेरिया के मच्छर के साथ ऐसा नहीं है। अलग अलग टाइप का मच्छर होता है। खैर, आजकल ये देखा गया है कि जब से कोरोना खत्म हुआ है उसके बाद से मलेरिया के बहुत कम केसेस देखे जा रहे हैं। ज्यादातर अब इस मौसम में मलेरिया और चिकुनिया के केसेस देखे जा रहे हैं। सॉरी, डेंगू और चिकुनिया के केसेस देखे जा रहे हैं। मलेरिया में हाई ग्रेड फीवर चिल्स के साथ आता है, बहुत ठंडी के साथ बुखार आता है, और उसमें कंडीशन दो अलग अलग वैरायटी होती है। एक पर्टिकुलर वैरायटी होती है फाल्सीपेरम, जिसमें कि तेजी से मरीज बिगड़ सकता है। और डेंगू में क्या होता है कि डेंगू में मेनली जोड़ों का दर्द होता है, फीवर भी आता है और कभी कभी फीवर तेज भी हो सकता है, और पेट से संबंधित प्रॉब्लम, पेट में दर्द, उल्टी का मन या उल्टी, ये सब डेंगू में होता है। और डेंगू में जनरली 4-5 दिन के बाद बिगाड़ हो सकता है। जैसा लोग सोचते हैं कि डेंगू में ज़्यादा प्रॉब्लम प्लेटलेट्स कम होने से होती है, उसके विपरीत ज़्यादातर डेंगू के केसेस जो बिगड़ते हैं वो इसलिए बिगड़ते हैं कि जो बॉडी का जो सिस्टम है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम, उसमें अपने जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने की कैपेसिटी कम हो जाती है और पेशेंट शॉक में चला जाता है। तो डेंगू का जो मेन है कि अगर किसी को डेंगू के लक्षण है और वो अगर घर में है, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पीने वाली चीज़ें, पानी का सेवन करना चाहिए, और अपने आप को जितना ज़्यादा पानी पिएगा उतना अच्छा रहेगा उसके लिए। प्लेटलेट का बहुत शोर होता है डेंगू में, और लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर उनको डेंगू है तो उन्हें थोड़ा सब्र रखना है। प्लेटलेट्स कभी भी जब भी 50,000 से ज़्यादा हैं तो वो कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है किसी के लिए। उसमें सिर्फ वॉच रखने की ज़रूरत है, रोज रोज प्लेटलेट्स कराने की ज़रूरत नहीं है डेंगू। और खतरनाक स्तर जिसको कहेंगे बहुत खतरनाक, वो तो 20,000 या उससे कम होता है। तो डेंगू मेनली ये है। और जो चिकुनिया जो आपने नहीं बताया, आजकल चिकुनिया भी बहुत फैल रही है। जैसे आजकल लोग देख रहे हैं कि फीवर आया और फीवर के बाद बहुत समय तक, दिनों तक, महीने तक, या कभी कभी चिकनगुनिया के क्या कुछ लक्षण होते हैं वो भी मैं चाहूंगी कि जरा बताइए। वही बता रहा हूँ मैं। चिकुनिया में क्या होता है कि बहुत समय तक फीवर आने के बाद लोगों को ये फील होता है कि बॉडी में पेन जा ही नहीं रहा है। लक्षण ये होगा, मरीज ये कहेगा कि भाई मैं तो टॉयलेट जाता हूँ तो मेरे से बैठा भी नहीं जाता है, वहां पे पैर इतने अकड़ जाते हैं मैं खड़ा भी नहीं हो पाता। या और ये लक्षण जो है फीवर ठीक होने के कई दिन, महीने, और कुछ केसेस में तो साल तक भी रह सकते हैं। तो जो पेशेंट है इसमें चिकुनिया में मतलब जान का खतरा तो कम रहता है, लेकिन जो बंदा है जिसको ये डिजीज हुआ है, बच्चा या बड़ा, उसके काम पे, उसके वर्क पे, उसके लाइफ क्वालिटी पे ये कुछ समय के लिए बहुत तगड़ा प्रभाव डालता है। तो हाँ जी।
अशंक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आज हम जनहित में बात कर रहे हैं उन बीमारियों की जो बरसात की वजह से होती हैं, कैसे खुद को बचाया जा सकता है, क्या कुछ लक्षण होते हैं ये हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ घर में आपको किस तरीके से बचाव करना है या बच्चों को किस तरीके से सेफ रखना है, इस पर हमने चर्चा की। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।